रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 4। शैतान मालिक अपने ओसी काले रंग के बागे में अपने सख्त चेहरे के साथ राज्यसभा की ओर चले आ रहे थे। उनका चेहरा पहले से और भी ज्यादा क्रूर भावहीन हो गया था। पुरुषोत्तम अपने डरे हुए चेहरे के साथ उनके पीछे चल रहा था। शैतान मालिक ने अपने काले रंग का मुखौटा आज भी बना हुआ था। उसने अपने साम्राज्य के आसपास के सभी राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। वो पहले से भी ज्यादा क्रूर हो चुका था, जिसकी क्रूरता के चलते सभी राज्यों ने अपने आप उसके समक्ष घुटने टेक दिए और अपना राज्य उसे सौंप दिया। अब राज्य और नगर के सभी लोग उससे और भी ज्यादा खौफ खाने लगे थे। अपने काले रंग के बागे को लहराते हुए जाकर अपने शेर बने हुए सिंहासन पर बैठ गया। उसके बैठते ही सभा में मौजूद सभी मंत्री अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। पुरुषोत्तम भी उनके सिंहासन के दाएं तरफ खड़ा हो गया। शैतान मालिक ने पुरुषोत्तम की तरफ देखा तो पुरुषोत्तम ने जल्दी से कहा, सभा शुरू की जाए। उसके इतना कहते ही एक सेनापति जो दिखने में अत्यंत ही आत्मविश्वासी और कर्तव्यनिष्ठ प्रतीत हो रहा था, उसकी उम्र भी लगभग 24 या 25 वर्ष की होगी, उसने अपने सख्त चेहरे के साथ राज्यसभा में प्रवेश किया। उसके पीछे ही दो सैनिक अपने साथ दो व्यक्तियों को खींचते हुए ला रहे थे, जिनके हाथ बंधे हुए थे। उन दोनों सैनिकों ने उन दोनों व्यक्तियों को लाते हुए सीधे जमीन पर पटक दिया और सेनापति और दोनों सैनिक घुटने टेककर शैतान मालिक का अभिवादन किया। वो दोनों व्यक्ति इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ पैर तक कांप रहे थे। उन्होंने दोबारा अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं की। सेनापति ने आगे कहा, शैतान मालिक, ये दोनों हमारे दुश्मन देश के गुप्तचर हैं, जो इतने दिनों से हमारे राज्य में ही छुपे हुए थे और प्रजा के घर में इन्होंने संरक्षण लिया हुआ था। वहां के लोगों को बंधक बनाकर वहां पर रहते हुए इन दोनों ने नाबालिग बालिकाओं का शोषण किया और फिर उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 15 वर्षीय बालिकाएं थीं और एक 10 वर्षीय बालक और उनके माता पिता। सभा में बैठे सभी मंत्री गणों ने इसके बाद होने वाले परिणामों की कल्पना कर अपना सर नीचे झुका लिया और अपनी नजरें जमीन में गड़ा दी। तभी उनके कानों में उन दोनों अपराधियों की चीखें सुनाई देने लगी। उन चीखती चिल्लाती आवाजों को सुनकर भी किसी मंत्री या सैनिक ने अपना सर ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। वे दोनों गुप्तचर वहीं जमीन पर छटपटाते हुए इधर उधर लौट रहे थे। शैतान मालिक ने अपनी मुठियां कसकर जकड़ी हुई थी। पूरी सभा में उनके चीखने और हड्डियों के टूटने की आवाज में गूंज रही थी। श्रेयांश ने अपनी मुठियां इस कदर बंद की हुई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसने उन मुट्ठियों में उन दोनों के प्राण कैद किए हो, जो हड्डियों के टूटने के साथ ही धीरे धीरे कर निकाल रहा हो। उन दोनों के शरीर की सभी हड्डियां एक एक कर टूट रही थी और वे दोनों उसी प्रकार चिल्ला रहे थे और छटपटा रहे थे। सेनापति किनारे खड़े होकर उन दोनों की मृत्यु को अपनी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता के भाव थे। पुरुषोत्तम अपने मालिक की तरफ देख रहा था। थोड़े समय पश्चात उन दोनों की चीखें बंद हो गई। तब जाकर कहीं सभी मंत्री गणों और सैनिकों ने अपना सर ऊपर उठाया तो पाया कि वे दोनों आदमी मुड़े हुए जमीन पर पड़े हुए थे। उन दोनों के शरीर की एक भी हड्डी जुड़ी हुई नहीं थी, जिससे उन दोनों के शरीर का कड़कपन खत्म हो चुका था। शैतान मालिक ने कहा, इन दोनों का सिर और धड़ अलग कर इनके राजा के पास भेज दिया जाए और उन्हें हमारा पैगाम दिया जाए कि इसकी सजा उन्हें हम स्वयं देंगे। इतना सुनते ही सभी घबरा गए। सेनापति वापस आगे आकर बीच में बैठते हुए शैतान मालिक की तरफ देखकर कहता है, मालिक, प्रजाजनों का कहना है कि हमारे साम्राज्य के सबसे दूर वाले जंगल में एक बहुत ही अजीब दिखने वाले प्राणी को देखा है। उनका कहना है कि जो भी अब उस जंगल में गलत इरादों से जाता है वापस नहीं आ पाता है। शैतान मालिक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर पुरुषोत्तम की तरफ देखकर कहा, कल सेनापति और पुरुषोत्तम, आप दोनों हमारे साथ उस जंगल में चलेंगे। पुरुषोत्तम और सेनापति दोनों ने अपने घुटने टेकते हुए अपना सर झुका कर कहा, जी मालिक। शैतान मालिक वहां से उठते हुए सभा से बाहर चले गए। उनके जाने के पश्चात सभी ने गहरी सांस छोड़ी और अपने अपने और सभा को छोड़कर जाने लगे। सैनिकों ने 2 सैनिकों को और बुलाया, फिर उन दोनों गुप्तचरों के शवों को वहां से ले जाने लगे। वो चारों सैनिक मिलकर भी उन दोनों के शरीर को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों के शरीर में कोई भी हड्डी सीधी नहीं बची थी जिसकी मदद से वे उन्हें उठा सके। उनका पूरा शरीर जगह जगह से मुड़ जा रहा था।
जिससे उन चारों सैनिकों को उन्हें ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। फिर किसी भी तरह चारों सैनिक मिलकर उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले गए। शैतान मालिक सीधे अपने बगीचे की तरफ आए, जिससे उनका ध्यान आनंद भवन की तरफ गया। शैतान मालिक वहां से तुरंत अदृश्य हो गए। उनके पीछे आता हुए पुरुषोत्तम ने जब अपने मालिक को अदृश्य होते हुए देखा, तब जाकर एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, पता नहीं हमारे शैतान मालिक को क्या हो गया है। जब से वो लड़की गई है, वे और भी ज्यादा क्रूर और गुस्सैल हो चुके हैं। पता नहीं आखिर बात क्या है उस लड़की में, जिसे ढूंढने के लिए शैतान मालिक ने अपने सभी राज्यों के सैनिकों को खोजबीन के लिए लगा रखा है। और तो और अपने सभी राज्यों में जगह जगह तस्वीरें भी लगवाई है। पिछले 1 वर्षों से हमारे शैतान मालिक उसकी खोज कर रहे हैं, परंतु पता नहीं ऐसी कौन सी जगह चली गई है वो लड़की कि अभी तक मिली ही नहीं। यहाँ तक हमारे शैतान मालिक स्वयं भी उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। जब से वो लड़की गई है, शैतान मालिक अपने कक्ष में रहते ही नहीं है। उसने कहा, हमें आज भी याद है जब उस सुबह आनंद भवन में हलचल मची हुई थी। सभी स्त्रियां एक दूसरे से उस लड़की के भाग जाने के बारे में बातें कर रही थी। तब शैतान मालिक ने अपने साम्राज्य के सबसे विश्वसनीय सैनिकों को बुलाकर उन्हें तस्वीर देते हुए अपने राज्य के हर एक स्थान पर लगाने को कहा और किसी भी कीमत पर उसे खोजने की चेतावनी दी। उस समय शैतान मालिक की अवस्था को देखकर सभी बहुत हैरान थे। पुरुषोत्तम तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी ऐसी दशा कैसे हुई। उनके बाल बिखरे हुए थे, सभी कपड़े अस्त व्यस्त थे। चेहरे पर मुखौटा होने के बावजूद भी उनके मुख की पीड़ा साफ साफ दिख रही थी। उस समय उनके चेहरे पर वह चमक कहीं गायब सी थी। उसने कहा, बुरे नहीं है हमारे मालिक, बस बुरे लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा करते हैं और इस बुराई ने ही उनके अंदर की अच्छाई को खत्म कर दिया। काश कोई उनके हृदय की भी पीड़ा समझ पाता, कोई ऐसा हो जिससे वह भी अपनी व्यथा कह सके। फिर उसने अपने आगे के विचारों को विश्राम लगाते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और अपने कामों में लग गया। शैतान मालिक अदृश्य होकर सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां पर उसने श्रेया के साथ अनजाने में ही कुछ समय व्यतीत किया था। उसके जाने के पश्चात वो अक्सर वहीं पर रहा करता था। वो सीधा जाकर उस बिस्तर पर बैठ गया जहां पर श्रेया विश्राम करती थी। श्रेयांश वहां बैठकर वहां पर मौजूद हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। वहां पर मौजूद एक भी वस्तु इधर की उधर नहीं हुई थी। वो पहले जिस प्रकार थी उसी प्रकार रखी हुई थी। यहाँ तक कि वहां पर बिछी हुई चादर को भी ना बदलने का आदेश उसने सभी को दिया हुआ था। उसका ये सख्त आदेश था कि चादर के स्थान पर कोई भी नया चादर ना बिछाया जाए और ना ही वहां की किसी वस्तु को वहां से हटाया जाए। वो वहां पर बैठकर उसी प्रकार श्रेया की कल्पना कर रहा था जब वो पहली और आखिरी बार उसके साथ इतनी गहरी निंद्रा में सोया था। उसे आज भी श्रेया का अपने गालों को उसके गालों पर रगड़ना याद था, किस प्रकार वो उसे गले से लगाकर नींद की आगोश में थी। फिर उसने वहां के स्नानघर को देखा जब उसने श्रेया को पहली बार सिर्फ एक तौलिए में देखा था। फिर उस अलमारी को जहां वे दोनों बहुत करीब खड़े थे। श्रेयांश ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए हुए उस एक रात्रि के पश्चात हमें कभी भी उस प्रकार की नींद नहीं आई। और वहां से उठते हुए उस खिड़की की तरफ गया और फिर पीछे मुड़कर उस स्थान को देखा जहां पर उसने श्रेया को दर्द में तड़पते और छटपटाते हुए देखा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने खिड़की से बाहर के नजारे को देखते हुए कहा, श्रेया तुम कहाँ हो? हम तुम्हें सब कुछ समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम उस गलती की सजा ना भुगतो जो तुमने कभी की ही नहीं थी। हम चाहते हैं तुम वापस से हमें आकर गले से लगाओ। हम चाहते हैं तुम वापस से हमारी वही मासूम सी श्रेया बन जाओ। हम चाहते हैं। इसके आगे के शब्दों को वो नहीं कह पाया क्योंकि उसका गला भर आया था। यदि उसे इस समय कोई भी देखता तो वो वैसे ही अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि किसी ने भी शैतान मालिक को कभी भी इस प्रकार देखने की कल्पना भी नहीं की होगी। तभी उस कक्ष का द्वार खुला और केतकी देवी अंदर आए। उन्हें ज्ञात था कि वो इस समय यही होंगे। उन्होंने अपनी नजरें कक्ष के चारों तरफ घुमाया और फिर खिड़की के पास जाते हुए श्रेयांश के साथ हो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, क्या उसका कुछ पता चला? श्रेयांश ने बिना उनकी तरफ देखे खिड़की से बाहर के नजारे को देखते हुए अपने शांत भाव से कहा, नहीं, अभी नहीं, पर बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे।
केतकी देवी ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, 15 साल की अवस्था के पश्चात से ही तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। पहले तुम किसी पर भी किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाते थे, चाहे वह इंसान, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बच्चा हो, किसी पर भी नहीं। उन्हें बड़ी बेरहमी से तुम बिना किसी भावना के ही मार डालते थे। परंतु उस 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब से तुम मृत्यु से लड़कर वापस आए, तुम में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जो कि हमारे लिए आश्चर्यजनक था। इस बात पर श्रेयांश ने उन्हें एक नजर देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। हमने तो तुम्हें छोड़ देने की ठान ली थी और तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर जाने वाले थे, परंतु उस हादसे के पश्चात जब तुम में कुछ बदलाव आया तो हमें एक आशा की किरण दिखाई दी, जो हमारे लिए किसी जीवन से कम नहीं थी। उस दिन के पश्चात से हमने तुम्हें इन 1 वर्षों में पूरी तरीके से बदलते हुए देखा है, वह भी सिर्फ एक स्त्री के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढें और उन्हें वापस हमारे इसी महल में लाएं। हमसे उस बच्ची की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। पता नहीं अब वो किस अवस्था में होगी और स्वयं को किस प्रकार संभाल रही होगी। हमें ये तो ज्ञात नहीं कि तुम्हारा और उसका संबंध क्या है, परंतु इतना अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि वो लड़की तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। केतकी देवी ये सब बिना ये उसकी तरफ देखें खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही थी। श्रेयांश भी उनकी बातों का बिना कोई जवाब दिए शांति से सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। केतकी देवी इतना कहने के पश्चात वहां से एक बार उसकी तरफ देखकर चली जाती है और द्वार वापस बंद हो जाता है। श्रेयांश ने मन में कहा, हाँ, वो हमारा जीवन है और हम अपने जीवन को वापस अपने पास लाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े। फिर वो कक्ष के अंदर आते हुए उस बिस्तर पर लेट गया और श्रेया को अपने साथ में कल्पना करने लगा। हमारी गलती की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। काश हमने एक बार भी तुमसे बात की होती। काश कि हमने एक बार भी तुम्हें कहने का मौका दिया होता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हमें जैसे ही सच्चाई ज्ञात हुई, हम तुमसे शादी करने को तैयार हो गए, परंतु तुमने हमें दूसरा मौका ही नहीं दिया। इतना कहकर अपने बगल वाले खाली स्थान पर अपने हाथ चलाने लगा और वहां पर रखे हुए तकिए को उठाकर उस पर अपना सर रख लिया और उस समय को याद करने लगा जब उसकी और श्रेया की आखिरी मुलाकात उस दुनिया में हुई थी। उसे उस दिन का मंजर आज भी याद है। जब श्रेया उस खाई में कूद गई थी तो वह भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागा था और उसे पकड़ने के लिए खुद भी खाई में कूद गया, परंतु उसने उसे उस धुंध में खो दिया और स्वयं उस गहरी खाई में नीचे और नीचे गिरता चला गया। उसकी आंखें बेचैनी से अभी भी श्रेया की तलाश कर रही थी कि शायद उसे कहीं मिल जाए। कम से कम जीते जीना सही मृत्यु के साथ ही वो अपनी गलतियों की माफी मांग लेता, परंतु श्रेया उसे कहीं भी नहीं दिखी और वो उस खाई के पत्थर से टकराते हुए पेड़ों से गिरते हुए नीचे गिर गया। फिर वह तुरंत उठा। उसने फिर से श्रेया की तलाश इधर उधर शुरू कर दी। वो इधर उधर भागते हुए श्रेया का नाम किसी पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी उसे अपने आसपास के लोग दिखाई दिए, जिन्होंने बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, जो किसी एक दिशा में जा रहे थे। पर उसने उन सब पर ज्यादा ध्यान ना देकर सिर्फ श्रेया की तलाश जारी रखी। काफी देर तक पूरी घाटी में भटकने के बाद भी उसे श्रेया कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उसकी नजर वहां भीड़ के बीच पड़े हुए इंसान की तरफ गई। वो धीरे धीरे उन सब के बीच से निकलते हुए वहां पहुंचा तो उसके कदम हैरानी से पीछे हो गए। वो कभी स्वयं को देखता तो कभी अपने समक्ष पड़े हुए उस मृत शरीर को। उसने देखा कि उसका शरीर एक पत्थर पर पड़ा हुआ है। सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, जो वहां की जमीन को पूरी तरह से रंग रहा है। वहां मौजूद सभी लोग नीले सूट और पैंट वाले व्यक्ति को बड़े ही अजीब भाव से देख रहे थे, जैसे समझने का प्रयास कर रहे हो कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है। आरव को तो अपने आसपास ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। वो बस अपने उस मृत पड़े शरीर को एकटक देखे जा रहा था। तभी अचानक आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो बहुत तेजी के साथ उड़ते हुए एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ अंधेरा था। आरव की आत्मा सीधा आकर एक स्थान पर खड़ी हो जाती है, जहां पर उसके चारों तरफ आग की जल रही थी। वहीं पर एक काले रंग के वस्त्र पहने हुए 15 से 16 साल के लड़के का शरीर पड़ा हुआ था।
आरव उस आग लगे हुए घेरे में खड़ा था। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो वहां से जितना ही निकलने की कोशिश करता, उसकी शक्ति कम होती जाती और कमजोर होता जाता। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, जाने दो हमें यहां से, हमें उसे ढूंढना है। आरव की आत्मा वहीं खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर वहां बैठे सभी अघोरियों से कह रहा था। सभी अघोरी अपनी पूजा की विधि जारी रखते हुए उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। आरव की आत्मा बार बार चिल्लाते हुए उन सभी से कह रही थी, कौन हो तुम लोग, हमें यहाँ क्यों लाए हो, हमें जाने दो, मुझे उसे सब कुछ समझाना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे उसके पास वापस जाना है। उस जगह पर और भी कई सारी आत्माएं थी जो भटक रही थी और लगातार उस आग लगे हुए गोले के अंदर जाने का प्रयास कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस 15 वर्षीय बालक के शरीर को पाना चाहते हो। भले ही उस बालक ने काले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, परंतु उसके शरीर का तेज कुछ और ही था। उसका शरीर उसकी आयु से भी अधिक ताकतवर प्रतीत हो रहा था। परंतु आरव बिना कहीं और ध्यान दिए उन अघोरियों से स्वयं को यहां से जाने देने की बातें कह रहा था। उन अघोरियों ने अपने मंत्र के जाप और तेज कर दिए। जैसे जैसे मंत्र के जाप तेज होते जा रहे थे, आरव की आत्मा उस शरीर की तरफ खींची चली जा रही थी। जब आरव ने अपने आप को शरीर की तरफ जाते हुए देखा, तो उसने उन अघोरियों की रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे उसके पास वापस जाना है, उसे ढूंढना है, मुझे जाने दो। पर उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और एक आखिरी बार अपने हाथों से भभूत ली और उस अग्नि में डाल दी, जिससे आरव की आत्मा पूर्ण रूप से उस शरीर में चली गई। आरव अब भी उसमें से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, परंतु वो असफल हो जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस शरीर ने उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से धारण कर लिया हो। वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जब पूजा समाप्त हुई तो एक सबसे बूढ़ा अघोरी, जिसके शरीर पर सफेद भस्म लगी हुई थी, उसके उसके लंबे लंबे बाल थे जिनमें रस्सियों की तरह ऐंठन पड़ी हुई थी, जो कि एक रस्सी की तरह लग रहे थे। वो उस शरीर के पास आया। अब तक वहां पर मौजूद सभी आत्माएं जा चुकी थी और आग भी बुझ चुकी थी। आरव की आत्मा ने एक आखिरी बार उस अघोरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे जाने देने की सिफारिश झलक रही थी। उस अघोरी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम इस शरीर के मालिक हो, तुम चाहकर भी इस शरीर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन तुम्हें जिसकी तलाश है, जिसके पास तुम जाना चाहते हो, वो कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे पास वापस आएगी। तब तक तुम्हारे पास उसकी यादें नहीं होगी, परंतु यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा हुआ तो तुम्हें धीरे धीरे कर तुम्हारी सभी यादें वापस मिल जाएंगी और तुम अपनी गलती को सुधार सकोगे। ये कहकर उन्होंने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। उनकी बात सुनकर आरव की आंखें शांत हो गई और वह धीरे धीरे वापस उस शरीर में समा गया। अपनी आंखों में मिलने की ख्वाहिश लिए हुए आरव की आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उस अघोरी ने अपना हाथ उसके माथे से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ये सफर बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, परंतु यदि तुम सच्चे प्रेमी हुए तो इन सभी कठिनाइयों को पार करने में तुम्हें समस्या नहीं आएगी। फिर उन्होंने उस 15 वर्षीय बालक की माता को अंदर बुलाया और कहा, इस बालक को यहां से ले जाइए, कुछ समय पश्चात इसे पूर्ण रूप से होश आ जाएगा। उस बालक की माता केतकी देवी ने अघोरी की तरफ अपने हाथ जोड़ते हुए उनका धन्यवाद किया और उसे सैनिकों के साथ लेकर चली गई। फिर वह अघोरी उस स्थान के सबसे अंधेरी जगह को देखकर मुस्कुरा दिया। श्रेयांश वहीं पर लेटकर ये सब सोच रहा था। उसने जिस तकिए पर सर रखा था उसको ही अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों के कोनों पर आंसू थे और उसकी आंखें बंद थी। इस समय उसका मुखौटा उसके चेहरे पर नहीं था, जिससे कि उसके दिल की तड़प उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में जा चुका है। सूर्य आसमान के बीचों बीच बहुत तेजी के साथ चमक रहा था। एक बड़ा सा जंगल जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जिसके पेड़ों के पत्ते धूप की रोशनी में और भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। उस बड़े से जंगल में दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का हाथ पके हुए उन हरे भरे पेड़ों के बीच से निकलते हुए तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे कुछ लोगों का झुंड उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उन सभी ने लंबे वस्त्र पहन रखे थे। उन प्रेमी जोड़ों ने आसमानी और सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफी देर से ऐसे ही भागे जा रहे हैं। उन दोनों प्रेमी जोड़ों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था।
तभी उनके पीछे भागते हुए व्यक्तियों में से एक ने कहा, चलो जल्दी पकड़ो उन्हें, देखो बचकर जाने ना पाए, पकड़ो। वे सभी व्यक्ति और तेज दौड़ने लगे। उनको अपने करीब आता देख दोनों प्रेमी जोड़े और भी घबरा गए। प्रेमिका भागते हुए पत्थर के टकराव के कारण नीचे गिर गई और उसके साथ भाग रहा प्रेमी रुककर उसे उठाने का प्रयास करने लगा और उठाते हुए कहा, भागो जल्दी, नहीं तो ये सभी हमें यही मार डालेंगे। फिर वो प्रेमिका किसी प्रकार जल्दी से खड़ी हुई और वापस भागने लगी। तभी अचानक उन दोनों के समक्ष उनके पीछे पड़े व्यक्तियों में से कुछ आगे आकर खड़े हो गए, जिससे दोनों के कदम वहीं रुक गए। उनके अचानक से सामने आने पर वे दोनों जोड़े बहुत घबरा गए और पीछे की तरफ भागे, परंतु तब तक पीछे वाले व्यक्ति भी उनके पास आ चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति जल्दी से आगे आते हुए प्रेमिका के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों को खींचकर अलग कर देता है। वे दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, जिससे एक झटके के साथ दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने उस प्रेमी के सिर पर जोर से वार किया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। उसके सर से निकलता हुआ खून उसके माथे पर टपकने लगा और प्रेमिका चिल्लाते हुए आयुध वो उसे देखने के लिए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर तभी उनमें से एक व्यक्ति ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया, जिससे उस प्रेमिका का सिर सीधा एक पेड़ से टकरा गया और उसके सर से भी खून निकलने लगा। फिर झुंड का सरदार आगे आते हुए कहने लगा, बहुत भगाया तुम दोनों ने, इसकी सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। पहले तो हम सिर्फ तुम्हें मृत्यु देकर अलविदा करना चाहते थे, परंतु अब उसने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हमें इतना थकाने की कीमत तू चुकाएगी। जब प्रेमी ने उसकी बात सुनी तो वह चिल्लाते हुए कहने लगा, नामर्द, कमीने व्यक्ति, खबरदार, जो तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। तभी उस प्रेमी को पकड़े हुए व्यक्ति ने उसका सर जोर से एक पेड़ पर मार दिया, जिससे उस प्रेमी के सिर से दोबारा खून बहने लगा। उसका सर घूम रहा था, वो वहीं सरकते हुए बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं, जाने दो उसे। प्रेमिका बहुत घबरा गई, वो अपने कदम पीछे लेने लगी। झुंड का नेता आगे आते हुए सबसे पहले उस लड़की का हाथ पकड़ा। वो संघर्ष करने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने उसी प्रकार गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, जाने दो। फिर वह आदमी बिना देरी किए उस स्त्री पर झपट पड़ा और वहां खड़े झुंड के सभी व्यक्ति तमाशा देखने लगे। आयुध, जिसे दो व्यक्तियों ने पकड़ रखा था, अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी उस नेता को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उसके सर पर खटखटाया। उस नेता ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस स्त्री की बाजुओं के वस्त्र को फाड़ दिया और उसे पेड़ से सटाते हुए फिर उसके करीब जाने लगा। वो फिर रुक गया। उसे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर फिर से खटखटाया। उसने अपना सर पीछे घुमाकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। इस बार किसी ने उसके माथे पर अपनी दो उंगलियों से खटखटाया। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर किया, अचानक उसके सामने पेड़ की टहनी पर अपने दोनों पैर फंसाए हुए एक स्त्री का सिर सामने आ गया, जिसके बाल खुले हुए थे और उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। अपने चेहरे को किसी अलग तरह के दिखने वाले नकाब से ढका हुआ था। यूं अचानक किसी के सामने आ जाने से वह नेता लड़खड़ाते हुए पेड़ से दूर जाकर गिरा और जोर से चिल्लाया, भूत, भूत, बचाओ मुझे। वो उल्टी लटकी हुई स्त्री आराम से अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर उस आदमी को घूर घूर कर देख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी व्यक्ति डर गए। वो प्रेमिका पेड़ से सटी हुई बस एकटक अपने सामने उल्टी लटकी हुई लड़की को देख रही थी। वो उसे देखने में इतनी हो गई कि उसका हाथ स्वयं ही उसके चेहरे को देखने छूने के लिए उठ गया। तभी अचानक वो लड़की पेड़ से सीधी होते हुए जमीन पर अपने दोनों पैर रखे और आराम से खड़ी हो गई। वहां पर खड़े सभी लोग अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, जो कि उनकी समझ से परे था। उसके पूरे वस्त्र काले रंग के थे। उसने काले रंग की जीन्स, काले रंग की टॉप और ऊपर से डेनिम की नॉर्मल सी ब्लैक जैकेट डाल रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर आधुनिक युग का मास्क था। उन सभी ने आज तक ऐसे वस्त्रों की कल्पना भी नहीं की होगी जिस प्रकार के वस्त्र उस लड़की ने पहने हुए थे। कुछ समय तक वहां पर इसी प्रकार की शांति छाई रही।
उस लड़की ने वहां पर मौजूद किसी को भी जब कोई हलचल न करते देखी तो वह चुपचाप जाकर पेड़ की जड़ों पर बैठ गई और अपनी टुंडी पर हाथ रखकर उन सभी की तरफ देखने लगी। वो सभी उसकी इस हरकत पर होश में आए और सबके सब एक साथ थोड़े पीछे हो गए। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, ये हम लोग के उसी जंगल में आ गए। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जंगल में कोई अजीब सा प्राणी रहता है जो इस जंगल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस जीवित नहीं जाने देता। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा गए। प्रेमिका भी होश में आई और जल्दी से अपने प्रेमी के पास गई और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। वो अजनबी लड़की उन सबको अपनी टिमटिमाती आंखों से लगातार देखे जा रही थी। फिर उस झुंड का नेता होश में आते हुए जल्दी से खड़ा होता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, ये तो कितनी सुंदर है, अद्भुत, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतर कर आई हो। फिर वह घमंड से अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, एक स्त्री होकर यह हमारा क्या कर लेगी? देखो तो ये कितनी नाजुक और कोमल है, बल्कि अब तो हमें और भी आनंद आएगा इसके साथ में। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखों की भौहें तन गई। अपने सभी साथियों को साहस देते हुए उस नेता ने कहा, ये तो एक स्त्री है और हमारा तो एक वार भी नहीं सह पाएंगी। इससे तुम लोग डर रहे हो, देखो तो जरा कितनी दुबली पतली है। अपने नेता की बात सुनकर सभी व्यक्तियों में जोश आ गया और वे सभी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने उन दोनों प्रेमी जोड़ों को फिर से पकड़ लिया और अजनबी लड़की की तरफ अपनी ललचाए नजरों से देखने लगे। उन सबको अपनी तरफ आता देख वो लड़की आराम से खड़ी होती है और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचती है। फिर वो उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस झुंड में लगभग 10 से 15 व्यक्ति रहे होंगे। वह लगातार अपने हाथों और पैरों की मार से उन सबको हवा में उड़ा रही थी और वो सब उसकी एक एक मार पर उड़ते हुए कभी पेड़ से टकराते तो कभी जमीन पर लुढ़कते। कुछ ही देर में वे सभी एक ढेर की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। उन सब का काम खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ झाड़े और उन दोनों प्रेमी जोड़ों की तरफ देखा जो अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उस स्त्री की तरफ देख रहे थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी। वे दोनों उसकी कला से अत्यंत ही प्रभावित और हैरान थे, क्योंकि बिना किसी आत्मिक शक्ति के ही उस लड़की ने उन सभी को कुछ ही पलों में ही धराशायी कर दिया था। फिर उस लड़की ने उन दोनों की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई और दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वे दोनों प्रेमी जोड़े स्वयं को इस प्रकार देखता पाकर थोड़े असहज हो गए और अपनी हकलाती जुबान से आयुध ने कहा, तुम कौन हो और तुमने हमारी सहायता क्यों की? उस लड़की ने बड़े आराम से कहा, मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, मैं तो तुम दोनों के भी प्राण लेना चाहती हूँ। तो बताओ, सबसे पहले मरना कौन पसंद करेगा? इतना सुनकर वे दोनों घबरा गए और डरकर अपने कदम एक साथ पीछे कर लिए। इतना कहकर उस लड़की ने अपने पीछे से खंजर निकाला और उस प्रेमी की तरफ बढ़ा दिया। तो प्रेमिका अपने प्रेमी के आगे आते हुए कहती है, यदि तुम्हें मारना है तो सबसे पहले हमें मारो, इन्हें जाने दो। उसने उसे जिस प्रकार लड़ते हुए देखा था, उसे ये तो ज्ञात हो चुका था कि वह उससे जीत नहीं सकते। अपनी प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ अपने पीछे कर लिया और कहा, नहीं, यदि तुम्हें मारना ही है तो सबसे पहले हमें मारो, इसे जाने दो। वो अजनबी लड़की उन दोनों को अपने छुपे हुए चेहरे के पीछे एक छोटी सी मुस्कान के साथ देख रही थी। फिर उसने खंजर को उस प्रेमी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ है। उसने हाथ दिखाकर बाएं तरफ इशारा किया, जिससे वे दोनों जोड़े चौंक गए और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर वो लड़की वहां से मुड़कर जाने लगी और अपना हाथ हिलाकर बिना उनकी तरफ देखे कहा, जल्दी निकलो यहां से, वरना जंगली जानवर इन सब के साथ साथ तुम्हें भी अपना भोजन बना लेंगे। इतना सुनते ही वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े। तभी उन्हें पीछे से फिर आवाज आई, और हाँ, ज्ञात रहे, किसी को भी हमारे बारे में ज्ञात नहीं होना चाहिए। और फिर वो वहां से चली गई। तभी उन दोनों प्रेमी जोड़ों को जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वे दोनों डरते हुए बहुत तेजी के साथ जंगल से बाहर की तरफ भाग गए। वहां से बाहर निकलकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गले लगा लिया और फिर वहां से चले गए। हवाएं चल रही थी, पेड़ों के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी और वह लड़की उस जंगल में अंदर और अंदर चली जा रही थी। उसके खुले हुए काले रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे
और उसके काले रंग के जैकेट हवा के झोंकों से उड़ रहे थे। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो खाली आंखों के साथ अपने सामने देख रही थी और चलती चली जा रही थी। एक स्थान पर पहुंचकर अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपनी नजरें चुराने लगती है। वो अनजानी लड़की एक स्थान पर जाकर अचानक रुक जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है। उसके सामने एक बड़ा सा शेर खड़ा हुआ था, जो उसे लगातार अपनी पीली आंखों से घूरे जा रहा था। एक हिरण भी उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और दो जोड़े खरगोश भी वहीं खड़े होकर उसे लगातार गुस्से पर घूर रहे थे। लड़की ने अपना मास्क उतारकर अपनी नजरें नीची किए हुए सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, वो हम तो बस उन्हें बचाने गए थे। यदि हमें थोड़ी और देर हो जाती तो। उस स्त्री के साथ बहुत। वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही शेर गुर्राया। श्रेया ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो शेर अपनी नजरें फेरते हुए वहां से चला गया। श्रेया की आंखों में निराशा के भाव आ गए और फिर वह अपना सर नीचे किए हुए ही आगे जाने लगी। वो जैसे ही हिरण और उन खरगोश के जोड़ों के पास पहुंची, वे तीनों ने भी अपनी नजरें फेरते हुए वहां से जाने लगे। श्रेया उन सभी को जाते हुए देख रही थी। सबको ऐसे जाते देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और फिर वहां से वो एक छोटे से द्वार की तरफ जाने लगी। वो द्वार लकड़ी से बना हुआ था। उसने उस छोटे से द्वार को खोला और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस छोटे से द्वार के अंदर कदम रखते ही श्रेया ने अपनी आंखें बंद की और एक सुकून भरी सांस ली, जैसे वहां के वातावरण को महसूस कर रही हो। वो एक बड़ा सा आंगन था, जिसके एक तरफ फूल लगे हुए थे और दूसरी तरफ फल, सब्जियां और भी कई प्रकार के पौधे उगाए गए थे। उन्हें बहुत ही करीने से सजाकर लगाया गया था। आंगन के चारों तरफ लकड़ियां सीधी कर गाड़ी गई थी और उन्हें बहुत अच्छे से एक दूसरे से बांधा गया था, जो कि आंगन के चारों तरफ एक दीवार का कार्य कर रही थी। उस आंगन को पार करने के बाद आगे कुछ सीढ़ियां बनी थी, जिन्हें चढ़ने के बाद एक लकड़ी का सामान्य सा घर बना हुआ था, जो कि पूरी तरह से लकड़ी का बना था, परंतु वह देखने में अत्यधिक मनमोहक लग रहा था। उसने उस घर का द्वार हाथों से धक्का देकर खोला और उसके अंदर प्रवेश किया। उस घर में 3 कक्ष थे। द्वार से अंदर प्रवेश करते ही थोड़ी दूरी पर चलने के बाद रसोई घर था। उसी के सामने बैठने के लिए कुछ कुर्सियां और मेज रखी हुई थी। उसकी दाईं तरफ एक द्वार बना हुआ था और बाएं तरफ दूसरा। श्रेया वहां से होते हुए दाएं तरफ वाले कक्ष में प्रवेश किया और उसी कक्ष में बने हुए एक छोटे से लकड़ी के द्वार को खोलकर अंदर चली गई। उस कक्ष में एक सामान्य सा बिस्तर और उसके ऊपर हल्के रंग की चादर बिछी हुई थी, जिस पर एक तकिया भी रखा हुआ था, और उस बिस्तर के बगल में एक चौकोर आकार की थोड़ी बड़ी खिड़की बनी हुई थी, जहां से उस हरे भरे जंगल की ताजी हवा उस कक्ष में प्रवेश कर रही थी। और उसके दोनों किनारे पर छोटे छोटे पर्दे लगे हुए थे, जो कि अभी खुले थे, और नीचे लकड़ी की ही चिकनी परतें बिछी हुई थी। और उस कक्ष में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें लगी हुई थी, और बिस्तर के सिरहाने पर श्रेया की एक कपड़े पर बनाई गई तस्वीर लगी हुई थी, जिसने उसने हरे रंग का वस्त्र पहन रखा था, और उसके पीछे की चित्रकारी पूरी हरी भरी थी। श्रेया अपने वस्त्र बदलकर उस छोटे से द्वार से निकलकर कक्ष से बाहर सीधा रसोई घर की तरफ जाने लगी। इस समय उसने वहां की सभ्यता के अनुसार ही एक सफेद रंग का वस्त्र पहन रखा था और अपने काले बालों को लपेट रखा था। उसके चेहरे पर कुछ लटें आई हुई थी, जो कि बिल्कुल सीधी थी। उसने किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं किया था, परंतु फिर भी उसके होंठ लाल, गाल हल्के गुलाबी थे। उसकी वो बड़ी 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 काली आंखें, जो कि पहले की तरह बुझी हुई नहीं थी। उसने स्वयं को थोड़ा सा सही परंतु संभाल लिया था। अब उसकी आंखों में वो दर्द कम दिखाई देने लगा था, परंतु फिर भी उन आंखों में आज भी कोई चमक नहीं आई थी। श्रेया रसोई घर में आकर कुछ कार्य करने लगी। श्रेया ने यहाँ की हर एक चीज को अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उसने आधुनिक दुनिया में एक डिजाइनर, एक डॉक्टर, मार्शल आर्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग, उसने लगभग अपनी रुचि के हिसाब से सब कुछ सीखा था, जिस वजह से उसने 1 सालों में अपने जंगली जानवरों की मदद से और पेड़ पौधों की मदद से अपने उस छोटे से लकड़ी के मकान को बहुत ही सुंदरता के साथ बना लिया था। उसके बगीचे में तरह तरह के फल, फूल, अनाज और कई तरह के मसालों का भी उत्पादन कर रखा था, जिससे उसका स्वयं का शाकाहारी भोजन हो जाता था। इन 1 वर्षों में उसने कभी भी स्वयं को एक पल के लिए भी खाली समय नहीं दिया, जिससे उसे कुछ भी याद करने का समय ही ना मिले। उसने रसोई घर में बनी हुई खिड़की खोली
और वहां से शीतल हवा का झोंका तुरंत ही उसके चेहरे को छूने लगे, जिसको महसूस करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अपनी आंखें खोलकर कुछ सामान इकट्ठा करने लगी, जिससे वो अपने साथियों को मना सके। उसने वहां पर रखी हुई टोकरी में से कुछ फल निकाले और उन्हें बहुत ही बारीकी से काटकर स्वयं द्वारा बनाए गए मसालों को ऊपर से डाल दिया और एक पात्र में निकालकर रख दिया। फिर उसने कुछ गाजर ली, उसे भी उसी प्रकार से काटकर मसालों को ऊपर से डाल दिया और उसे भी निकालकर अलग पात्र में रख दिया। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और बड़ी मुश्किल से एक पात्र खोला। उसने उसमें हाथ डालने से पहले अपनी नाक को मास्क से ढक लिया और उस पात्र में रखे हुए मछली को निकाला। फिर उसने वहां पर बने हुए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाए और उस पर बाजार से लाए गए बर्तन को रखा और उसमें पानी उस मछली को रखा और उसे पकाने लगी। फिर उसने कैसे भी करके लकड़ी की बनी हुई करछी के द्वारा उसे निकालकर दूसरे पात्र में रखकर उसे दोबारा चढ़ा दिया और उस पर मसाले और नमक मिलाकर तैयार कर लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो पूरे वातावरण में फैल रही थी। और फिर उसे भी एक पात्र में निकाल कर रख लिया। सभी चीजें तैयार करने के बाद उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उन तीनों व्यंजनों को एक टोकरी में रखा और उसे ढककर बाहर लेकर चली गई। उसने ये सारे कार्य अपने चेहरे पर शून्य भाव रखकर किए थे। वो टोकरी को लेकर अपने आंगन से होते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि और भी कई जानवर वहां पर बैठे हुए हैं, जोश का ही इंतजार कर रहे थे। खरगोश और हिरण दोनों सबसे आगे हैं और बाकी के जानवर बैठकर उसकी तरफ ललचाए नजरों से उसकी टोकरी की ओर देख रहे थे। ये देखकर वो खुद को मुस्कुराने से ना रोक पाई। ये तो अच्छा था कि उसने सभी व्यंजन की मात्रा अधिक बनाई थी, जिससे वो सभी आराम से थोड़ा थोड़ा स्वाद ले सके। फिर उसने अपनी उस बड़ी सी टोकरी में से उन सभी के लिए उनके द्वारा लिए हुए पत्तों में व्यंजन निकाल कर दे दिए। उसने उन दोनों खरगोशों को उनके सर्वाधिक प्रिय गाजर के टुकड़ों को दिए, हिरण को फल और पत्तियों से सजा हुआ पात्र दिया। अपने सामने इतनी स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर भी सभी तुरंत अपना क्रोध भूल गए और खाने लगे। बाकी के सभी जानवरों को उसने मिश्रित भोजन दिया। फिर सभी जानवरों ने बिना देरी किए भोजन पर झपट पड़े और एक दूसरे से छीनकर खाने लगे। उन सबको इस प्रकार लड़ते देख श्रेया चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसे वो नहीं दिखा जिसे उसकी नजरें ढूंढ रही थी। उसने उस टोकरी को बंद किया जिसमें अभी भी एक पात्र ढका हुआ रखा था और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। वह आगे चलती जा रही थी। उसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ के पौधे अपने हरे रंग से भी अधिक चमकदार लग रहे थे, क्योंकि सभी पत्ते नए नए उगे थे, जिससे उन पत्तियों का हरा रंग और भी ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा था। श्रेया चलते चलते एक स्थान पर पहुंची जो बहुत ही खूबसूरत था, किसी स्वप्न के चित्रकारी जैसा। एक पेड़ जिसकी पत्तियां लाल और गुलाबी रंग की थी और उसके नीचे भी कुछ पत्तियां पड़ी हुई थी। जमीन पर चारों तरफ हरी घास बिछी हुई थी और उससे कुछ ही दूरी पर एक खाई थी। वहां से सूरज बहुत साफ दिखाई दे रहा था। उसी पेड़ के नीचे पीले रंग का बड़ा सा शेर पेड़ की जड़ों पर अपना हाथ रखे बैठा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो क्रोध में है। उसने श्रेया को अपनी तरफ आते हुए देखा, फिर वापस से अपनी नजरें फेर ली। श्रेया ने भी उसकी इस हरकत को देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। वो सीधा उसके पास गई और उसी पेड़ के नीचे उसके बगल में बैठ गई, जहां से हवा चलने पर पेड़ की पत्तियां नीचे गिर रही थी। वो पलथी मारकर उस शेर के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और बैठकर ध्यान से उसे देख रही थी। उसने सबसे पहले अपने हाथ उठाकर उसके माथे को एक उंगली से छुआ तो उस शेर ने अपनी गर्दन हटा ली। फिर उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा। उसने वापस से अपना सिर पीछे कर लिया। श्रेया ने अपनी टोकरी की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो शेर भी चुपके चुपके उस टोकरी को देखे जा रहा था। श्रेया आगे बढ़कर उस टोकरी को उठाती है और उस शेर के सामने रखते हुए उसमें से पात्र को निकालकर उसके पत्ते हटाते हुए शेर के समक्ष रख देती है, जिससे उस शेर की आंखों में चमक और चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। फिर वो थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखता है। श्रेया, जो कि अपनी नाक बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरफ देखकर कहा, आज तुम हमसे बहुत क्रोधित थे, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा, नहीं तो हम तुम्हें मनाते कैसे। फिर श्रेया ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ते हुए कहा, जल्दी से इसे खाओ, नहीं तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और उस शेर ने एक झटके से उस मछली को अपने मुंह में रख लिया।
फिर श्रेया ने अपनी गर्दन घुमाते हुए पात्र तरफ अपनी एक आंख खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने हाथ अपनी आंखों से हटा लिए और कहा, इतनी जल्दी खा लिया। वो शेर अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। श्रेया ने जल्दी से उन पात्रों को उठाकर उस टोकरी में रखा और उसे एक किनारे रख दिया। फिर वो शेर की पीठ की तरफ गई और उस पर अपना सर रखकर सीधा लेट गई और पेड़ की तरफ देखने लगी। उसने कहा, अब तो तुम हमसे गुस्सा नहीं हो ना? शेर ने कुछ नहीं कहा तो वैसे ही लेटे हुए श्रेया ने फिर कहा, बताओ, गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं तो बस वहां उन दोनों को बचाने गई थी। वे दोनों सच्चे प्रेमी थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। तभी उसे उस शेर की आवाज आई, नहीं, हम तुमसे क्रोधित नहीं है। श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, पक्का ना? शेर ने कहा, हाँ, यदि तुम अगली बार बिना हमारी इजाजत के इन मनुष्यों से अकेले ना लड़ने का वचन दो तो। श्रेया ने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ अपना सर घुमाते हुए पलट कर देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल हमारे करण भाई की तरह हमारा ध्यान रखते हो। जब मैं उस दुनिया में थी तब हमारे करण भाई भी बिल्कुल इसी तरह हमारी गलतियों पर हमसे नाराज हो जाया करते थे। उस शेर ने उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़कर देखा तो पाया कि उसकी आंखें नम थी। फिर उसने अपना सर सामने करते हुए कहा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। श्रेया ने अपनी नम आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर सीधे लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो शेर अपनी चौकस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद उसने भी अपना सर अपने हाथों पर टीका लिया और आंखें बंद कर ली। श्रेया उसके गर्म और मुलायम से शरीर पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। उसके हाथ उसके पेट पर थे। चूंकि वो शेर बड़ा था इसलिए श्रेया का आधा शरीर ऊंचा था। उसने जमीन पर अपना एक पैर फैला रखा था और दूसरे पैर को मोड़े हुए लेटी हुई थी। मंद मंद हवाएं चल रही थी जिससे उस रंग बिरंगे पेड़ के पत्ते उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे। सूरज अपनी रोशनी को कम करते हुए नीचे की ओर जा रहा था जिससे पूरे आसमान में लालिमा छाई हुई थी। वे दोनों बड़े ही सुकून के साथ अपनी आंखें बंद किए हुए सो रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों के पास कुछ और भी जानवर आने लगे, जिनमें से वह हिरण और वह दोनों खरगोश सबसे आगे थे। उन्होंने उन दोनों को बिना परेशान किए उनके अगल बगल जाकर बैठ गए और विश्राम करने लगे और बाकी के जानवर उनसे दूरी बनाकर आधे गोले के आकार में बैठ गए और वे भी विश्राम करने लगे। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई जानवरों के बीच एक इंसान उन्हीं का एक हिस्सा बनकर उनके बीच बैठा हो। श्रेया के बाल खुले हुए थे। उसका सफेद वस्त्र उस हरी घास पर फैला हुआ था जिस पर गुलाबी और लाल रंग की पत्तियां पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी। ठंडी हवाओं के कारण उसके सफेद गाल गुलाबी हो रखे थे। होंठ हमेशा की तरह लाल रंग के थे। उसी जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर खड़े होकर कोई व्यक्ति उस पूरे जंगल की जांच कर रहा था, जिसके चेहरे पर एक हरे रंग का मुखौटा था। उसने हरे रंग का बागा पहन रखा था। उसकी दोनों बाजू में हवा में लहरा रही थी। उसके बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे। उसके मुखौटे से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। वो उस जंगल को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े रहकर उसे एक पहाड़ी दिखाई दी, जहां का वातावरण उसे कुछ अलग सा लगा। वहां के दृश्य को ध्यान से देखने के लिए उसने उस पेड़ से छलांग लगाई और जमीन पर अपने एक पांव को रखा और फिर दोबारा दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई और फिर तीसरे पेड़ पर इसी प्रकार छलांग लगाते हुए वह उस पहाड़ी के सबसे पास वाले पेड़ की टहनियों पर खड़ा हो गया और अपने हाथ पीछे बांधकर वहां के नजारे को देखने लगा। वो हरे बागे वाला व्यक्ति उस पहाड़ी के सबसे पास वाले पेड़ की टहनियों पर खड़ा था, जहां से उसे उस पहाड़ी का हृदय को मोह लेने वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें उस स्थान को अत्यधिक उत्सुकता से देख रही थी। उस खूबसूरत दृश्य को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी सांसें थम सी गई है। उसने आज से पहले ऐसा खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा था। चांद निकल आया था। उस लड़की का श्वेत बदन चमक रहा था। सफेद रोशनी में चमकता हुआ वो पेड़ और उस पर से गिरते हुए उसकी रंग बिरंगी पत्तियां, उसके नीचे लेटे हुए जानवर और फिर उनके बीच में लेटी हुई सफेद वस्त्र पहने उस लड़की, जिसकी सुंदरता चांद की सुंदरता को भी मात दे रही थी। उसके वो काले घने बाल हवाओं के मंद मंद चलने से उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। उसका सफेद शरीर और वह सफेद वस्त्र चांद की रोशनी में चमक रहा था
और उस वातावरण के आसपास फैली हुई सुगंधित खुशबू उसके हृदय में घर कर रही थी। वो बस लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने पेड़ों की कुछ पत्तियां आकर अचानक से उसके दृश्य में बाधक बनने लगती है, तो वो उन पत्तियों को क्रोध से देखता है और झटके से अपने हाथों से हटा देता है और फिर से वहां के उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने लगता है, क्योंकि वो पहाड़ी थोड़ी ऊंची थी जिससे चांद और बड़ा दिख रहा था और उसके के आसपास हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। वो हरे बागे वाला व्यक्ति अपना सुध बुध खोए बस उस सुंदर, अति सुंदर स्त्री की सुंदरता में खोता चला जा रहा था। उसके कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने छलांग लगाते हुए पेड़ से उस पहाड़ी तक का रास्ता कुछ ही पलों में तय कर लिया और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया, परंतु उसे उस स्त्री को और भी करीब से देखने की इच्छा होने लगी। तभी श्रेया की आंखों की पुतलियां हिलने लगी। उसके चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए और अचानक से अपनी आंख खोलते हुए उठकर बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी। परंतु कुछ ही समय में उसने स्वयं को सामान्य कर लिया और समय को देखा तो पाया कि रात्रि हो चुकी है। उसने सोचा, इतनी देर कैसे हो गई। फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। श्रेया धीरे से खड़ी हुई और उन सबको बिना परेशान किए आगे बढ़ने लगी, परंतु उसकी नजरें उस बड़े से चांद पर गई जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वो उस पहाड़ी के किनारे पर गई और वहां अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शांति छाई हुई थी और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसका वो सफेद रंग का वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पीड़ा को इन वादियों और इन खूबसूरत नज़ारों ने उसके हृदय में दबा दी हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना पुराना कुछ भी याद नहीं है, परंतु सत्य तो कुछ और ही था जो उसकी आंखों से निकल आए। 2 बूंद आंसुओं ने बता दिया। वो भगवान द्वारा रचित प्रकृति और उनके जानवरों से के साथ अपना समय बिताती थी। उसे विश्वास था कि ये दोनों कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी उसको धोखा देकर उसका दिल तोड़ेंगे। उसने अपना हाथ नीचे करते हुए अपनी गर्दन घुमाकर उन सो रहे जानवरों को देखते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की कि हम बदल जाए, हम अपने अंदर क्रूरता ले आए और अपने हृदय को किसी से भी लगाव ना होने दे, परंतु हम ऐसा ना कर सके। हम नहीं बदल सके, खुद को नहीं बन सके। तुम धोखेबाज और हृदयहीन इंसानों की तरह। वो हरे बागे वाला व्यक्ति उसकी हर एक हरकत को लगातार देखे जा रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। तभी उसे कुछ आभास हुआ तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फिर खोली तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। फिर अचानक उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव आ गए। उसके चेहरे पर मुखौट होने के कारण उसके चेहरे के भावों को पढ़ पाना नामुमकिन था। फिर वो वहां से उसी प्रकार उड़ते हुए पेड़ों से छलांग लगाते हुए चला गया। थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद श्रेया वापस अपनी उस छोटे से घर में जाने के लिए मुड़ी। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी जानवर जाग चुके थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके स्थान तक छोड़ने जा रहे हैं, ताकि कहीं कोई दूसरा जानवर उस पर हमला ना करे या उसे कोई चोट ना पहुंचे। तभी उन्हें उस बड़े से शेर की एक गर्जना सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी जानवर वहीं रुक गए और वो शेर चलता हुआ आगे आ गया। सभी जानवर उसकी तरफ अपनी मायूस आंखों से देखने लगे। श्रेया ने उनकी आंखों में देखा तो उसे बुरा लगा, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। शेर की गरजती आवाज को सुन सभी वापस अपने अपने स्थान पर जाने लगे। वे खरगोश भी बेमन से अपने निवास स्थान पर चले गए, परंतु वो हिरण अब भी उसके साथ चल रहा था, जैसे उसे उस शेर का कोई डर ही ना हो। जब हिरण के बच्चे ने शेर को स्वयं को घूरते हुए देखा तो वह भागते हुए श्रेया के पास गया और उसके पैरों के आगे आकर छुप गया। श्रेया मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उस शेर की तरफ विनती भरी नजरों से देखा तो वासीर गुस्से से हिरण की तरफ देखते हुए अपनी नजरें हटा ली। श्रेया और वह हिरण दोनों चुपचाप साथ में चलने लगे और वह शेर उनके पीछे पीछे एक सुरक्षात्मक सिपाही की तरह चल दिया। जैसे ही वे सभी घर तक पहुंचे, हिरण जल्दी से भागता हुआ घर के अंदर चला गया, जिससे शेर की आंखें गहरी हो गई। श्रेया ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर वह भी आगे चली गई। वो शेर उस लकड़ी के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए विश्राम कक्ष के बगल में एक छोटे से लकड़ी के बने हुए घर में प्रवेश किया
जो उसके लिए आरामदायक था। वहां पर पत्ते और बिस्तर बिछे हुए थे, जो श्रेया ने स्वयं उसके लिए तैयार किया था। फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सर अपने पैरों पर रखते हुए बैठ गया। श्रेया अंदर जाकर स्वयं के लिए भोजन पकाने लगी, और वह हिरण भी उस पूरे कक्ष में उछल कूद कर रहा था। श्रेया ने उसे देखा और कुछ हरे पत्ते उसकी तरफ कर दिए, जिसे वह खाने लगा। श्रेया ने अपने लिए भोजन बनाया, जिसकी खुशबू उसके घर के चारों तरफ फैल गई। फिर उसने भोजन को तैयार करने के बाद उसे मेज पर रखा और एक बड़ा सा पात्र बड़ी मुश्किल से उठाते हुए बाहर ले गई। उसने उस पात्र शेर के सामने रखा और कहा, आज के लिए बस इतना ही बचा है, तुम जाकर कोई शिकार क्यों नहीं कर लेते, इसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। शेर ने उसे देखा और फिर उस पात्र में रखे हुए भोजन को उसने कहा, हम प्रातः काल चले जाएंगे। श्रेया ने कहा, हमें पता है तुम हमारी वजह से नहीं जा रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सभी हमारे दोस्त ही हैं, तो इनमें से कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर ने कहा, ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ के कुछ ही जानवर तुम्हारे दोस्त हैं, परंतु यदि रात्रि को कोई और जानवर आकर हमला कर देता है तो उनसे से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं होगा, इसलिए हमारी चिंता छोड़ो और जाकर अपना भोजन ग्रहण करो। श्रेया ने उसकी तरफ अपनी भावुक नजरों से देखा और कहा, तुम कब तक यूं ही हमारी देखभाल करोगे? इतनी बुरी आदत मत डालो, हमारे अंदर दोबारा कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है हम में। इतना कहकर अपने दर्द भरे चेहरे के साथ अंदर चली गई और जाकर उस हिरण के साथ बैठकर भोजन करने लगी। उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद बर्तनों को साफ कर सभी चीजें उनके उचित स्थान पर रख दिए और अपनी बाईं तरफ वाले कक्ष में चली गई, जिसे उसने दो भागों में बांटा हुआ था। आधे भाग में उसने स्वयं को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के ही कुछ सामान बनाए थे, जिस पर वह अपने आप को शक्तिशाली बनने की तैयारी करती, और दूसरी तरफ उसने कई सारे वस्त्र टांग रखे थे, जो आधुनिक युग की तरह ही थे। उसमें से उसकी जीन्स, टॉप और जैकेट, एक साड़ी और भी कई प्रकार के आधुनिक वस्त्र उसने तैयार कर रखे थे। वो सीधे जाकर अपनी कपड़ों की सजावट करने लगी। श्रेयांश फिर से श्रेया के कक्ष में आकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो एकटक उस कक्ष की ऊंची छत को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसके मस्तिष्क में उसके और श्रेया के साथ की तस्वीरें चल रही थी, जब वे दोनों बहुत ही खुश थे। उसे आज भी वो पल साफ साफ याद था, जब श्रेया ने उसे बताया था कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो उसके घर की छत पर बारिश में खड़ी होकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर घूमते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, आरव, आई लव यू, आई लव यू। आरव, हम तुमसे जितना प्यार करते हैं उतना तुम्हें कोई कभी भी तुम्हारी पूरी जिंदगी में नहीं करेगा। वो खुशी से बारिश में झूमते हुए चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रही थी। श्रेयांश के हृदय से आवाज आए, मैंने क्यों एक बार उससे बात नहीं की? मैंने क्यों एक बार भी उससे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? मैंने क्यों एक बार भी उससे नहीं पूछा? उसने एक करवट ली और अपनी बगल वाली तकिए को उठाते हुए अपने सीने से लगाते हुए कहा, श्रेया, अब हमसे ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ हो तुम श्रेया? जब से हमारी यादें हमें वापस मिली है, हमारी एक भी रात ऐसी नहीं गई जिसमें हमने अपने ख्यालों में तुम्हारा जिक्र ना किया हो। वापस आ जाओ श्रेया, वापस आ जाओ। वो अपने भरे हुए गले से ये सब कह रहा था। श्रेया को अचानक ही हिचकियां आने लगी। उसे बहुत जोर जोर से हिचकियां आ रही थी। वो जल्दी से जाकर पानी पीती है, परंतु फिर भी उसकी हिचकियां कम नहीं होती, बल्कि उसे और जोर जोर से हिचकियां आने लगी। वो अपना मुंह बंद किए हिचकी ले रही थी, ताकि कहीं हिरन और वो जाग ना जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके हृदय से एक आवाज निकली, आरव, और उसकी हिचकियां बंद हो गई। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और अपने आराम कक्ष में जाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर देखते हुए ही उसने मन में कहा, हर रात हमें ऐसे ही हिचकियां आती है, परंतु जैसे ही उसका नाम हमारे हृदय में आता है, ये तुरंत ही बंद हो जाती है। उसे स्वयं पर बहुत क्रोध आ रहा था कि वह उसे इतने दिनों के बाद भी भूल ना सकी थी। उसका हृदय उसे भूलने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने विचारों को रोकते हुए आराम कक्ष से बाहर निकलते हुए अपना काम करने लगी। श्रेया लगभग पूरी रात वैसे ही बैठकर कपड़ों की सिलाई कटाई करती रही। वो उसमें इतना खोई हुई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला।
उसने इन 1 वर्षों में स्वयं को इसी प्रकार के कार्यों में दिन रात उलझा कर रखती थी, जिससे उसे खाली बैठकर अपने अतीत के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। जब उसका कार्य समाप्त हुआ तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सभी सामान को उसके उचित स्थान पर रख दिया, और फिर उसी मेज पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए अपना सिर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी रही। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान। उसने अपने हृदय पर अपना दायां हाथ रखा। तभी उसके हृदय से आवाज आई, तुम अभी तक उसे अपने हृदय से नहीं निकाल पाए हो। तुम उसे तड़पने की बद्दुआएं तो देती हो, पर उसे अपनी तरह तड़पता सोचकर ही तुम्हारी रूह तक कांप जाती है। फिर श्रेया ने वैसे ही हृदय पर हाथ रखे हुए हल्की से हंसी के साथ कहा, हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने उससे हद से ज्यादा प्यार किया। किसी ने मुझसे जबरदस्ती नहीं की थी उसे इतना प्यार करने के लिए। उसने मुझसे प्यार ही नहीं किया तभी वो मुझे इतना दर्द दे पाया, पर मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था, इसलिए मैं उसे दर्द में नहीं देख पा रही। फिर उसने कुर्सी पर अपना सिर टिका लिया और अपनी नम आंखों से लकड़ी की छत को देखने लगी और सिर के नीचे अपने दोनों हाथ रख लिए। प्रातःकाल होने में बस 1 प्रहर का समय बचा था, परंतु बाहर अभी भी अंधेर था। श्रेया अपने स्थान से उठी और अपने कक्ष की तरफ चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। खिड़की से आती मंद हवाएं उस कक्ष को शीतल बना रही थी। वो चुपचाप बिना किसी भाव के अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने चादर से अपने तन को ढक लिया और एक करवट होकर सिकुड़ कर लेटी रही। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, परंतु वह ना कर पाए, क्योंकि अकेले में उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती थी। फिर वह अपनी आंखें खोले हुए उसी प्रकार लेटी रही, अपने शरीर को आराम देने के लिए। वो लगभग आधे 1 घंटे के पश्चात ही उठकर बैठ गई और खड़े होते हुए कक्ष में बने उस छोटे से द्वार की तरफ गई। अपने वस्त्र बदलकर बाहर आए। उसने इस समय एक दौड़ लगाने वाला वस्त्र पहन रखा था, जो आधुनिक युग में पहना जाता था। उसने उसे भी स्वयं ही बनाया था। उसे जब भी कोई वस्त्र बनाने होते तो वो बाजार में जाती। वो स्वयं को पूरी तरह से बदल कर जाती, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। वो अपना कार्य करके और कुछ जरूरी वस्तुएं लेकर वापस छुपते छुपाते जंगल में आ जाती, क्योंकि उसे ज्ञात था कि शैतान मालिक उसकी तलाश कर रहे हैं। परंतु क्यों, यह उसे भी ज्ञात नहीं था। वैसे तो उसे सिक्कों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, परंतु यदि पड़ती भी तो जो इंसान गलत इरादे से यहाँ आते तो वो उन सभी के सिक्के और कीमती सामान ले लेती और उनके शरीर को जानवरों को दे देती, जिससे उसका कार्य भी हो जाता। वो कक्ष से निकलकर बाहर आए और जंगल की तरफ अपनी दौड़ शुरू कर दी। उसके बाहर निकलते ही शेर ने भी अपनी आंखें खोल दी और बिना उसे ज्ञात हुए हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। श्रेया को भी ये बात पता थी, पर अब उसे आदत हो गई थी। वो पसीने से भीगी हुई वापस आती है और सीधे अपने व्यायाम कक्ष में चली जाती है। उस कक्ष में उसने एक बहुत ही मजबूत कपड़े में मिट्टी और बालू भरकर टांग रखा था। जब भी उसे क्रोध आता वो अपना क्रोध उस पर ही निकालती। इस समय उसके चेहरे पर आंसू और पसीने दोनों एक साथ मिले हुए थे। वो गुस्से से जाकर उस कक्ष में बालू से भरे हुए थैले पर जोर जोर से अपनी मुठिया बांधकर वार करने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने स्वयं को शांत किया और फिर बाहर आए। उसके हाथ पूरे लाल हो चुके थे, पर उसने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और दूसरे वस्त्र पहनने के बाद स्नान करने के लिए नदी की तरफ चली गई। जब वो स्नान करने जाती तो शेर नदी से दूर रहकर वहां की रखवाली करता। श्रेया ने स्नान किया, अपने वस्त्र पहने और आगे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने बिना पीछे मुड़े कहा, अब प्रातःकाल हो चुकी है, अब तुम भी जाकर अपना शिकार कर लो। तुम्हें भी भूख लगी है, और हाँ, अब इसके आगे और कोई बहस नहीं। फिर वहां से सीधे चली गई। शेर उसकी चेतावनी सुनकर अपने शिकार पर चला गया। श्रेया घर में वापस आई तो उसने देखा कि दोनों खरगोश और हिरण वहीं पर मौजूद थे और उसकी राह देख रहे थे। श्रेया उनके पास पहुंचकर उन दोनों के सर पर हाथ फेरती है और एक खरगोश को अपनी बाहों में उठा लेती है और उसका सर सहलाते हुए आगे चलने लगती है। ये देखकर उन दोनों जानवरों को अच्छा नहीं लगता और वे दोनों जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। श्रेया उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर दूसरे खरगोश को भी उठाते हुए उसका सिर प्यार से थपथपाती है। हिरण को भी गले लगाकर प्यार से उसका सर सहलाने लगती है, जिससे वो हिरण भी अपने चेहरे को उसके गालों पर रगड़ने लगता है। श्रेया थोड़ी देर तक उन सभी के साथ इसी तरह खेलती है। शैतान मालिक का काफिला नगर की सीमा पार कर चुका था।
आज वो अपने घोड़े पर सवार होकर किसी साधारण से राजा की तरह यात्रा कर रहा था। उसके साथ में कुछ सैनिक, पुरुषोत्तम और सेनापति भी थे। ऐसे यात्रा करने का कारण सिर्फ एक था, उसकी की तलाश, जो उसकी नजरें लगातार पूरे राज्य में एक एक व्यक्ति को देखकर कर रही थी। उसे आज इस प्रकार की भावना महसूस हो रही थी, जैसे वो आज उसे जरूर मिलेगी। वो इस आशा से पूरे राज्य में भ्रमण कर रहा था कि शायद कहीं वो उसे मिल जाए। वो अपनी नगर की सीमा को पार कर चुका था कि अचानक से मौसम में परिवर्तन होने लगा। आसमान में चमकीले सूरज की जगह काले बादलों ने ले ली, जिससे श्रेयांश की इच्छा और मजबूत हो गई। शायद आज मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसे उसकी सबसे खूबसूरत मंजिल मिल जाए। मौसम को बदलता देख पुरुषोत्तम और सेनापति ने शैतान मालिक से कहा, मालिक, मौसम खराब हो रहा है, लगता है हमें यहीं पर अपना तंबू लगाना पड़ेगा। शैतान मालिक ने कहा, नहीं, हम इसी प्रकार अपनी मंजिल तक जाएंगे, बिना रुके। और उसने अपने घोड़े को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे पुरुषोत्तम और सेनापति भी तेजी से घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। उनके साथ के पैदल सैनिक दौड़ने लगे। सभी आज बहुत ही आश्चर्य में थे। पहली बात तो शैतान मालिक आज घोड़े पर सवार होकर राज्य में एक आम राजा की तरह घूम रहे थे, और दूसरा, मौसम खराब होने के बावजूद भी अपनी यात्रा रोकना नहीं चाहते थे, परंतु वो उनकी आज्ञा के समक्ष कुछ नहीं कर सकते थे। वे भी अपने को शैतान मालिक के साथ दौड़ाने लगे। मौसम खराब होते ही जंगल के जानवरों में हड़बड़ी मच गई, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता सता रही हो। वो शेर अपने शिकार का लगभग आधा भाग खा चुका था और आधा खा रहा था, परंतु जैसे ही उसने मौसम में परिवर्तन देखा, उसकी आंखों में कुछ चिंता के भाव आ गए और अपने भोजन को वहीं छोड़ उसने जंगल में दौड़ लगा दी। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। श्रेयांश ने अपने घोड़े को बहुत तेजी से भगाया था, जिसके कारण उसने कई घंटों का रास्ता बहुत ही कम समय में पार कर लिया था। उन्होंने जल्द ही जंगल में अंदर प्रवेश कर लिया। जब उसने जानवरों को इस प्रकार भगदड़ और चिंतित देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी कर ली। पुरुषोत्तम, सेनापति और सैनिक भी जंगलों जानवरों को एक तरफ भागता देख आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बारिश तो आम बात है, परंतु जानवरों में इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है। अब शैतान मालिक की उत्सुकता और बढ़ने लगी थी। आखिर जानवर किसके लिए इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उसने भी अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिधर सभी जानवर जा रहे थे। वो शेर बहुत तेजी से भागता हुआ घर के पास आया तो उसने देखा कि हिरण और खरगोश दोनों ही अपना सर झुकाए खड़े हैं। तो वो उन्हें देखकर गुस्से से दहाड़ा और अपने पंजे को जमीन पर पटका, जिसे देखकर दोनों बहुत डर गए और अपने कदम पीछे कर लिए। फिर वहां से बिना देरी किए पीछे मुड़कर भागने लगा। श्रेयांश जैसे जैसे उन जानवरों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, उसके हृदय की गति भी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैन सा होने लगा था। उसे अपने हृदय में अजीब सा महसूस हो रहा था। अब तक बारिश होते काफी समय हो चुका था। शेर भागता हुआ उसी पहाड़ी के पास पहुंचा जहां पर वो रंग बिरंगा वृक्ष लगा हुआ था। बारिश के कारण वो पूरी तरीके से भीग चुका था। उसकी पत्तियों से पानी बहुत तेजी के साथ टपक रहा था। उसके नीचे ही किसी के पैर दिख रहे थे जो खून से सने हुए थे। वह लगातार इधर उधर घूम रहे थे। उसके पैरों से खून निकलकर उस बहते हुए बारिश के पानी में मिल रहा था, परंतु उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी। उसकी ये दशा देखकर शेर ने अपने कदम वहीं रोक लिए और उसे स्वयं पर ही क्रोध आने लगा। उसने गुस्से से दहाड़ा और अपने पैर को उस हरी भरी भीगी हुई घास में जोर से पटका। उसकी इतनी भयानक दहाड़ सुनकर वहां पहुंचे जानवर भी डर गए। डर के मारे जानवरों ने आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। सभी जानवर वहीं खड़े हो गए। श्रेयांश भी जानवरों के पीछे पीछे उस स्थान पर पहुंच चुका था। उसके पीछे उसके सभी साथी भी थे। श्रेयांश और बाकी सब वहां का दृश्य देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि सभी जानवर एक स्थान पर एकत्रित हो रखे थे। वे सभी एक वृक्ष से दूरी बनाकर अर्धगोलाकार में खड़े हुए थे और उनके सबसे आगे एक शेर खड़ा हुआ था जो उन्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। श्रेयांश के हृदय की गति लगातार बढ़ती जा रही है। वह आगे जाकर देखना चाहता था, परंतु जानवरों की भीड़ इकट्ठा होने के कारण वह आगे नहीं जा पा रहा था। वो वहां से तुरंत अदृश्य हुआ और जाकर उसी वृक्ष के पास खड़ा हो गया। वो इस समय अदृश्य था, जिससे कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था।
वो जानवरों से सबसे आगे खड़ा हुआ था। जैसे उसने सामने का दृश्य देखा, उसकी धड़कनें रुक सी गई, उनकी गति बहुत ही धीमी हो गई। उसने देखा कि एक पीले रंग की साड़ी में, होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू, जो कि उस बारिश में पूरी तरह से खोए हुए थे। उसकी कमर तक आते खुले काले बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे। उसकी पीले रंग की साड़ी पूरी तरह से उसके बदन से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी सफेद त्वचा साफ साफ दिख रही थी। उसकी कमर पर चमकता काला तिल, जो बार बार अपने हाथों को उठाने से उसकी साड़ी से झांक रहा था। उसकी सुराहीदार गर्दन के बीचों बीच वो काला तिल उसकी भीगे बदन को और भी मनमोहक दिखा रहे थे। वो लगातार बारिश की बूंदों के साथ नृत्य कर रही थी। बूंदों का पेड़ के पत्तों से टकराने का शोर एक मनमोहक संगीत का कार्य कर रहा था। जमीन पर गिरने वाली बूंदें वहां एकत्रित पानी में गिरने से छम छम का शोर कर रही थी, जिसकी धुन पर श्रेया के पैर थिरक रहे थे। सभी जानवर बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उसके पैर से खून अभी भी बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर उस दर्द का नामो निशान नहीं था। वह बस उन प्राकृतिक संगीत को सुनकर उसकी धुन पर अपने कदम चला रही थी। सभी जानवर उसकी ये दशा देखकर अत्यंत निराश थे। वे सभी एक साथ आवाज करने लगे, जिससे शायद वह रुक जाए। श्रेयांश ऊपर से नीचे तक उसे देख रहा था, मानो विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो कि ये वही है। उसके हृदय से आवाज आए, हाँ यह वही है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। श्रेया, उसका चेहरा खिल उठा, होठों ने एक मुस्कान बिखेर दी। परंतु जब उसने उसकी दशा देखी तो उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई। उसके होठों की मुस्कुराहट मिट गई। उसने देखा, उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा है। उसके होंठ मुस्कुरा रहे हैं, आंखें खुली हुई थी, जो खोई खोई सी थी। तभी उस शेर ने दहाड़ लगाए, जिससे सभी जानवर शांत हो गए। श्रेयांश के सभी साथी जानवरों के झुंड से बाहर खड़े थे, क्योंकि इतने जानवरों के मध्य जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बारिश की रफ्तार कम हो चुकी थी, जिससे श्रेया के कदम भी धीमे पड़ने लगे और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। शेर ने ये देखा और चिंतित होकर आगे बढ़ा। उसने उसका नाम पुकारा, श्रेया, जिसे श्रेयांश ने भी सुना, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। वो बस खोया हुआ सा श्रेया की तरफ बढ़ रहा था। अब श्रेया बेहोश होने की कगार पर थी। श्रेयांश एक झटके से उसके पास पहुंचा और उसे कमर से पकड़कर खुद में समा लिया। उसने उसे कसकर अपने हृदय से लगा लिया। उसने श्रेया को खुद से इतना सटा रखा था, जिससे श्रेया के दोनों पैर थोड़े उठ गए। श्रेयांश ने श्रेया को ऐसे गले रखा था, जैसे वो उसे अपने शरीर में बांध लेना चाहता हो। 1 इंच की भी दूरी उन दोनों के शरीर के बीच नहीं थी। श्रेया के पंजे झुके हुए थे, दोनों एड़ियां उठी हुई थी। श्रेया अब तक अपने होश खो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था, परंतु श्रेयांश इन सबसे बेखबर बस उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा रखा था। उसने अपनी दोनों बाजुओं को उसकी कमर में लपेटते हुए अपने शरीर से सटा रखा था। श्रेयांश की कदकाठी लंबी चौड़ी होने के कारण अपनी दोनों बाजू से गले लगाने के बावजूद भी उसके दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से पकड़ रहे थे। वो लगातार उसके गर्दन और गालों को चूम रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेर के कदम रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। सभी जानवर स्तब्ध होकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें श्रेया का शरीर हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ बिल्कुल उसके शरीर से सटे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी, परंतु फिर भी वह नीचे नहीं गिरी थी। ये दृश्य देखकर शेर जल्दी से उस तरफ भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से दहाड़ा, परंतु श्रेयांश को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो तो बस उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसकी गर्दन को लगातार चूम रहा था। उसके आंसू गालों से होते हुए श्रेया के गर्दन पर गिर रहे थे। उसकी पकड़ ढीली होने के बजाय और कसती ही जा रही थी। श्रेया का पैर से लेकर कमर तक का शरीर पूरी तरह से श्रेयांश के आधे शरीर से सटा हुआ था। श्रेयांश ने उसके हाथों को भी उसके शरीर से सटाकर उसे अपने सीने से लगा रखा था, परंतु जैसे जैसे श्रेयांश की पकड़ कसती जा रही थी, श्रेया के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे झुकता चला जा रहा था। श्रेयांश अभी भी श्रेया को अपनी बाहों में समाये हुए उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसके आंसू मुखौटे के अंदर से ही उसके गालों से निकलते हुए लगातार उसकी गर्दन पर गिर रहे थे। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई श्रेया को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसके होंठ रुक गए। उसने धीरे से उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालकर श्रेया को देखा, जो बिल्कुल किसी बेजान गुड़िया की तरह उसकी बाहों में दबी हुई थी।
उसकी आंखें बंद थी। उसने फिर से उसका सर अपने कंधों पर रख लिया और सामने देखा तो पाया कि एक बड़ा सा शेर श्रेया की साड़ी को पकड़कर लगातार उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। शेर ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, छोड़ उसे, धूर्त प्राणी, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। दूर हो जाओ उससे, कमीने व्यक्ति, छोड़ उसे। श्रेया से दूर जाने की बात ने उसे इतना क्रोध दिला दिया कि हवाएं फिर से तेज चलने लगी और वहां का माहौल और भी ठंडा हो गया। इस तरह से मौसम को बदलता देख और वातावरण में ठंडक महसूस कर शेर की पकड़ श्रेया के वस्त्रों पर ढीली हो गई। उसे एक जाने पहचाने व्यक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे की और कुछ विचार करने लगा। फिर जैसे ही उसने दोबारा अपना सर उठाकर देखा तो वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि श्रेयांश ने स्वयं को अदृश्यता से मुक्त कर दिया, जिससे वहां उपस्थित सभी जानवर देख रहे थे। यह इसे देखकर वहां उपस्थित सभी जानवर क्रोध से आगे बढ़ने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने राजा को पीछे होता, सभी जानवरों ने अपने कदम पीछे ले लिए। तभी उन सभी के बीच में से सेनापति और सभी सैनिक जानवरों के मध्य से निकलकर घबराते हुए उनके समक्ष आ गए। जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो उन सभी के आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पुरुषोत्तम का मुंह खुल गया और सभी सैनिक अवाक होकर सामने का दृश्य देखने लगे। सेनापति भी अपनी अवाक नजरों से अपने मालिक को एकटक देखे जा रहा था। उन्होंने देखा कि शैतान मालिक, जो कि पूरे अपने काले रंग के लबादे में थे, उन्होंने एक पीले रंग के वस्त्र पहने हुए स्त्री को अपने उस काले रंग के लबादे में पूरी तरह से छुपा रखा था, जिससे उन सभी को बस केवल उस स्त्री बाल और जमीन पर छूते हुए वो पीले रंग का वस्त्र दिखाई दे रहे थे और उसका बाकी का पूरा शरीर श्रेयांश के वस्त्रों से ढका हुआ था। जब श्रेयांश ने उन सभी को इस प्रकार से श्रेया की तरफ देखता पाया तो उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने श्रेया को पूरी तरीके से अपने काले रंग के वस्त्रों में छुपा लिया। अब उन सभी को मात्र श्रेया की पीले रंग की साड़ी जमीन को छूती हुई दिख रही थी। उन्हें उसके शरीर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। शेर अपने चारों पैर मोड़कर वहीं बैठ गया और अपना सर झुकाते हुए कहा, मालिक, आप यहाँ। फिर उसने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, मालिक, आप इसे छोड़ दें। यह एक बहुत ही भोली और एक निर्दोष स्त्री है, जो अपनों के दिए जख्मों से बुरी तरह से पीड़ित है। ये पिछले 1 वर्षों से यही है। श्रेयांश ने शांति से उसकी बातें सुनी। फिर उसने अपनी ठंडी और कठोर आवाज में कहा, हमें तुरंत इसके निवास स्थान पर ले चलो। शेर ने आश्चर्य से अपने मालिक की तरफ देखा तो उनके मुखौट लगे चेहरे से उनके भाव नहीं ज्ञात कर पा रहा था। शेर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और घर की दिशा में जाने लगा। उसे अपने मालिक से कुछ और भी पूछना था, परंतु उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शैतान मालिक के साथ आए हुए सभी व्यक्ति अभी भी अपने होश में नहीं आए थे। वे सभी वैसे ही खड़े रहकर अपनी आंखों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे। श्रेयांश श्रेया को अभी भी उसी प्रकार अपने हृदय से सटाए हुए उन सभी के बीच से निकलकर शेर के साथ में चलने लगता है। सभी शैतान मालिक को अपने सामने से जाते हुए देख रहे थे। तभी हंगभंगाते हुए सेनापति होश में आते हैं और उनके समक्ष अपना सर झुकाते हुए, मालिक, आप ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति से इस प्रकार का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? यदि वो हमारा शत्रु हुआ तो इससे आपको हानि हो सकती है। श्रेयांश ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा तो उसने वापस से अपना सिर झुका लिया। श्रेयांश ने कहा, तुम सभी जाओ यहां से, हम जल्द ही वापस आएंगे। सेनापति की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो वैसे ही सर झुकाए खड़ा रहा और श्रेयांश उससे आगे निकलकर चला गया। श्रेयांश ने श्रेया को एक छोटे बालक की तरह अपनी गोद में उठा रखा था। उसका एक हाथ उसके पीठ से लेकर उसके सर पर था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को कस रखा था। श्रेया की पीठ श्रेयांश के काले रंग की बड़ी बड़ी बाजुओं से पूरी तरह ढकी हुई थी। उसके पूरे शरीर में से सिर्फ उसके जख्मी पैर दिखाई दे रहे थे। श्रेया का सर श्रेयांश के कंधों पर थे और श्रेयांश ने अपना सर उसकी गर्दन से बिल्कुल सटा कर रखा था और सामने चलते जा रहा था। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी कि आज श्रेया की यह दशा उसके कारण ही है। उसने अपने मन में कहा, मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, किस प्रकार उससे क्षमा मांगूंगा। परंतु यदि उसके पास वापस नहीं आए तो उसने उसे क्षमा नहीं दी तो ये सोचते ही श्रेयांश के हाथ उसकी कमर पर कस गए और उसने उसका सर अपने कंधों में और दबा लिया। उसने कहा,
नहीं नहीं, अब मैं उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा। इस बार मुझे कुछ भी करके उसे अपने साथ रखना ही है। शेर आगे चलता हुआ घर के पास पहुंचकर रुक जाता है। श्रेयांश ने सामने देखा तो उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। फिर उसने शेर से पूछा, क्या ये सब श्रेया ने स्वयं बनाया है? शेर ने जवाब दिया, जी मालिक, ये स्त्री 1 वर्ष पहले इस जंगल में पता नहीं कहां से आई थी। तब यहाँ भीषण आग लगी हुई थी, तो इसने बिना अपनी जान की परवाह किए सभी जंगली जानवरों को तो बचा लिया, परंतु स्वयं आहत हो गई। मैंने इसकी जानवरों के प्रति दया की भावना देख इसका इलाज किया और फिर से वापस इंसानों की बस्ती में जाने को कहा, तो इसने मना कर दिया और कहा, हमें उन मतलबी और स्वार्थी लोगों के पास भेजने से अच्छा तुम स्वयं ही हमें मृत्यु दे दो। हमने इसे वहां भेजने की बहुत कोशिश की, परंतु ये नहीं गई। उसकी बातें सुनने के पश्चात श्रेयांश आगे की तरफ जाने लगा। शेर अपना सर धीरे से उठाते हुए अपने मालिक की तरफ देखते हुए कहा, मालिक। उसकी आवाज सुनकर उनके कदम रुक गए। शेर ने आगे कहा, मालिक, कृपया कर आप इसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। हमने इन 1 वर्षों में इसकी देखभाल एक छोटी बहन की भांति की है। शेर ने इतना कहकर वापस अपना सर झुका लिया। श्रेयांश ने बिना कुछ कहे एक हाथ से आंगन का द्वार खोला और उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसके नाक में एक अत्यंत सुगंधित खुशबू आई, जो वहां पर लगे कई प्रकार के फूलों से आ रहे थे। उसने वहां पर कई प्रकार की खेती और बागवानी देखी। ये सब देखकर उसके मस्तिष्क में सबसे पहला ख्याल आया, क्या ये सब अकेले श्रेया ने बनाया? परंतु कैसे? वो अपनी शांत नजरों से सब कुछ देखते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गया। शेर अभी बाहर वाले द्वार पर बैठा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपने मालिक को देखकर सर हिलाया और इस आशा में अपने सामने देखा कि शायद उसके मालिक उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, और द्वार के बीच से हटकर वही किनारे पर बैठ गया। तभी वहां पर हिरण और दोनों खरगोश पहुंचे। उन्होंने जब शेर को इस प्रकार बाहर बैठे देखा तो उन्हें भी कुछ समझ ना आया। शेर ने उन्हें देखा और अपना सर अपने पंजों पर रखकर सिर दूसरी तरफ घुमाकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह तीनों जानवर भी द्वार के दूसरी तरफ बाहर ही उसी प्रकार बैठ गए। श्रेयांश ने घर के अंदर कदम रखा तो उसे वहां का वातावरण बहुत ही सुखद महसूस हुआ। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और श्रेया को लिटाने के लिए आराम कक्ष की खोज करने लगा, जो पहला द्वार खोलने पर ही उसे मिल गया। वो बिना देरी किए श्रेया को बिस्तर पर ले गया और बड़े आराम से लिटाने लगा। श्रेयांश उसे इतनी दूर से उठाकर यहां तक लेकर आया, परंतु उसे उसका भार ही नहीं महसूस हुआ दिया। श्रेयांश ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, परंतु उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के नीचे ही थे। उसे वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वो श्रेया को एक भी पल के लिए खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। श्रेयांश श्रेया के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे को ढक रहे बालों को अपना एक हाथ उठाकर कानों के पीछे करने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।